गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट का जो परीक्षा होता है वह साल में 2 बार होता है, हर 6-6 महीने पर। तो यह जो परीक्षा जो जून में होने वाली थी अब तो आगे ही जाएगी, लेकिन जो उसमें पेपर आते 2 तरह के पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 2 तो होता है प्रायः ऑप्शनल, यानी एक सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप जीआरएफ या जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर करना चाहोगे और एज बचा हुआ है और अच्छा नंबर आएगा तो आप जीआरएफ क्लियर करोगे, आपको पैसा मिलेगा। और अगर उम्र पास हो, एज पास हो चुका है और नंबर अगर कम आते हैं मार्क्स, तब आपको क्या होगा, आप सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो वह पेपर 2 की बात होती है। ये पेपर 2 आपको स्पेशल सब्जेक्ट वाइज होगा। लेकिन पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं वो प्रत्येक के लिए बराबर है। वह उसमें से सबको एक तरह के ही क्वेश्चन लगभग आते हैं। हाँ, शिफ्ट वाइज अलग अलग हैं तो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सब में वही 10 तरह के ही टॉपिक आते हैं। 10 यूनिट में उसको बांटा गया है और उससे आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आएगा जो आपके ने जिस सब्जेक्ट को लिया है उससे आता है। तो जो पेपर 1 है इससे जो 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से सबसे पहला यूनिट है क्या है, शिक्षण अभिवृत्ति, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब क्या है, यहाँ प्रोफेसर लोग हैं तो पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। तो इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है सो देखिए। इस यूनिट में आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा या पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिक्षण, इसकी अवधारणाएं क्या है। समझ होना चाहिए कि हम लोग शिक्षण क्यों करेंगे, यह क्या चीज़ है, इसके बारे में समझ होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण का स्तर मतलब क्या है, इसमें स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, और इसकी विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं क्या है इससे। दूसरा टॉपिक है शिक्षार्थी की विशेषता, यानी अगर शिक्षार्थी किशोर है, किशोर यानी टीनेजर कब, तो 12 से लेकर 19 तक एज की बात हो रही है। और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं में क्या है, वही शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत, यानी किसी व्यक्ति का भी तो अलग अलग उसका चॉइस होता है, जो उसके भिन्नताएं। आगे देखिए, फिर दूसरा टॉपिक है शिक्षण प्रभावक तत्वों में शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। और एक और दूसरा टॉपिक मिलेगा उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम, यहाँ पे देखिए बनाम आ गया, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, यानी पद्धति कितने तरह का, 2 हो गया। एक है उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, दूसरा है एक अध्यापक केंद्रित, यानी कि अध्यापक इधर बैठा हुआ है, यह आया और यहाँ पर लेक्चर देकर चला गया। एक दूसरा हो सकता है कि ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट से ही यहाँ के जो एजुकेटर आएंगे वह फीडबैक लेंगे और उस आधार पर बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर दूसरा देखिए ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। लॉकडाउन में तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और ऑफलाइन यानी क्लासरूम में, और ऑनलाइन मतलब क्या है, एक जगह कहीं बढ़ गए और वर्चुअल रूप से हम बहुत पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन में कौन कौन आएगा, तो स्वयं प्रभा, मुख से अभी बहुत तरह के चैनल आ चुके हैं। आगे देखिए, फिर शिक्षक सहायक प्रणाली में क्या क्या आएगा, एक परंपरागत होगा और आधुनिक दूसरा, और आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है पर आधारित, यानी ऑनलाइन की बात हो रही है। फिर मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो मूल्यांकन प्रणालियों में मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन होगा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, इन्वेंशन कैसे लाएं, कैसे हम अधिक से अधिक कम मेहनत में कम समय में अधिक से अधिक पढ़ा सके, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज क्या हम लोग का टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे शिक्षण। तो शिक्षण के हम लोग सबसे पहले इसकी अवधारणाएं से शुरू करते हैं। क्लियर है, आ गया। शिक्षण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग ऐसा नहीं है कि कोई आया और कुछ पढ़ा कर चला गया, नहीं, इसका भी एक बहुत तरह के तर्क हैं, वितर्क है, इसकी भी अवधारणा है। जैसे देखिए, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को क्या करेगा, विकसित करेगा
हर कोई क्यों पढ़ता है? क्योंकि वह सभ्य बने, सुसंस्कृत बने, वह पूरी दुनिया में अपने एक पैमाना फिक्स करे, नैतिकता का उसमें विकास हो मानव में, और जो जानवर कहा जाता है उसमें एक अंतर स्पष्ट हो। मानव मानव है, मानव और वासी में अंतर होता है, इसीलिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षा आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ, यहाँ देखिए कि शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या होगा? शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। वह शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कि सिखाना या सिखा देना। क्लियर? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अकेले रहकर पढ़ ले एकलव्य की तरह, उस तरह के तो एक ही एकलव्य हो सकता है, लेकिन ये सामाजिक है। मानो क्या? सामाजिक प्राणी है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है। शिक्षा का मतलब क्या है? कि आजीवन रूप से लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आजकल तो एज ही पास हो जाता है, एज का फैक्टर आ गया, जिस कारण यह लिमिटेड हो गया है। लेकिन शिक्षण मुख्य रूप से क्या है? यह आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है। किंतु संकुचित रूप से शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। लोग पूछते हैं कि बच्चा अभी तुम कहाँ पढ़ रहे हो? मैट्रिक में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन कर लिए या मास्टर डिग्री कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जब पढ़ लिए यहाँ तक, चलो कुछ काम करो, बैठ के क्या कर रहे हो? वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में, स्टूडेंट में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है। यानी कि वो प्रयास करें, वो पाठ को पढ़ें और उससे क्या हो? उनमें गतिशीलता लाए, न केवल रहना और गतिशीलता लाना, न केवल रहना और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बैठाना है। आजकल क्या हो रहा है कि उसको बल, सिंपल इतना ही मतलब है स्टूडेंट का, मतलब क्या क्या पढ़ लो और विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है कि बच्चा जिज्ञासु हो, सीखने के योग्य बच्चा बन जाए। लेकिन आजकल क्या हो गया कि बस उसको केवल रहना है, उसको दिमाग जबरदस्ती बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बैठा देना है। यह तुम याद कर लो। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। इस संदर्भ में विद्वानों ने निम्नांकित परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहला देखिए रियांस, इन्होंने क्या दिया? रियांस महोदय ने कहा है कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। शिक्षण मतलब क्या? टीचिंग, लर्निंग नहीं है, टीचिंग है, पढ़ाना। तो शिक्षण क्या हो गया कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यानी कि अब द्रोणाचार्य वाले आप काम कर रहे हो कि पांडवों को भी द्रोणाचार्य ही सिखाए थे, पांडवों के पुत्र को, और कौरवों को भी तो द्रोणाचार्य ही सिखाए थे। दोनों को तो एक ही शिक्षा दी थी वाली बात है। चलिए, मतलब यह सिखाने वाली बात हो गई। अब सिखाइए किसी को। दूसरा गेज महोदय, इन्होंने क्या कहा? शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी शिक्षक मतलब क्या है? टीचर का, कि वह ऐसा पढ़ाए, शिक्षण ऐसा काम करे कि यह एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य क्या हो? कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन ला जाए। कितना भी पढ़ा दीजिए, दुर्योधन दुर्योधन ही रह जाए। आगे देखिए, और B.O. स्मिथ, इन्होंने क्या कहा कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया क्या है? तो शिक्षण है। B.O. स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण यानी टीचिंग है। क्लियर? अब यहाँ देखिए शिक्षण की प्रकृति या प्रक्रिया यानी नेचर ऑफ टीचिंग। तो देखते हैं नेचर ऑफ टीचिंग यानी कि इसका प्रकृति कैसा है। तो शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। कभी ऐसा न लिख दीजिएगा कि निगेटिव है या हमको नहीं पता है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसके गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण प्रकृति को निम्न रूप से समझा सकते हैं। जैसे देखिए, पहला शिक्षण कला एवं, शिक्षण क्या है? यह कला एवं विज्ञान है। दूसरा, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय यानी 3D, थर्ड डायमेंशनल प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब इसमें क्या है? एक शिक्षक है, एक बालक है और एक पाठ्य पुस्तक है।
यानी शिक्षक क्या है, यह पाठ्य पुस्तक को पढ़ा कर बालक को समझा देगा। शिक्षण क्या है, यह अंतः क्रिया है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है, इन सब के बारे में हम नीचे डिटेल से पढ़ेंगे। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी इसमें डेवलपमेंट होता है, मस्तिष्क का और नैतिकता का विकास होता है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, यानी यह शिक्षा किसे हो प्राप्त किसी को किया, एक उसके लिए एक मीडिएटर चाहिए ना कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसके लिए एक माध्यम तो भाषा ही होगी। आगे देखिए, शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया। तो यहाँ देखिए कि शिक्षण की प्रकृति, तो शिक्षण की जो प्रकृति होती है वो कितने रूप में, तो 7 रूप में। एक बार और देख लेते हैं। शिक्षण क्या है, कला एवं विज्ञान मान लेते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें 3 मैटर हैं, शिक्षक, बालक एवं पाठ्यपुस्तक। शिक्षण क्या है, तो अंतः प्रक्रिया है, अंतः। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है, यानी इसका निदान होगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर उसके क्वेश्चन का जवाब देगा, तो यानी उसका उपचार होगा। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। अब आगे देखिए, शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया भी तो है शिक्षण। जैसे शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्य चर्चा तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर होता है। तो शिक्षण में निर्देशन की प्रक्रिया कितने स्तर, तो 6 स्तर हैं, 6 स्टेज। कौन कौन, तो देखिए, पहला अन्वेषण, यानी एक्सप्लोर किया जाएगा। दूसरा संलग्नता, इंगेज होगा उसमें, मतलब पाठ्य पुस्तक से टीचर और स्टूडेंट आपस में इंगेज करेंगे तभी ना समझ पाएगा, नहीं तो कम्युनिकेट होगा ही नहीं, तो कहाँ से कोई समझेगा। तीसरा विस्तृत या विस्तार, यानी टीचर क्या करेगा, तो शिक्षण मतलब क्या करता है, उसको विस्तार से बच्चे को सिखाएगा। चौथा व्याख्या, एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। पांचवा उसका मूल्यांकन होगा, यानी किसी पाठ को पढ़ा दिए अब उसके बाद में कैसे टीचर समझे कि बच्चा पढ़ लिया है, तो उसके लिए उसको मूल्यांकन करेगा, एग्जाम लेगा। और छठा एक पैमाना बताते हैं, चलो भाई तुमको 30 को नंबर आ गया तुम पास कर, 60 आ गया तुम वेरी एक्सीलेंस हो, 90 आ गया तो तुम ए प्लस हो, बहुत कुछ मामई हो, यानी स्टैंडर्डाइज हो। अब शिक्षण के उद्देश्य, तो शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे, तो यहाँ देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना है। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को दिए गए फ्लो चार्ट की सहायता से समझा जा सकता है। तो शिक्षण का उद्देश्य इसके 2 हैं, एक यहाँ देखिए ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण, क्या नाम इनका, ब्लूम, और दूसरा है गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण। तो मिस्टर ब्लूम इन्होंने क्या ऐसे शिक्षण का वर्गीकरण किया, तो इन्होंने किया ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, भावनात्मक यह भी ज्ञान क्षेत्र है, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, यानी 3 तरह, कौन कौन, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में क्या आएगा, इसमें आएगा देखिए, पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा उसका उपयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और सबसे लास्ट में मूल्यांकन किया जाएगा। क्लियर। तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में क्या आएगा, एक बार और, ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और दूसरा है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसमें क्या आएगा, ब्लूम, यहाँ देखिए ब्लूम के द्वारा। तो इसमें भावनात्मक मतलब इसमें क्या होगा कि पहले आकलन किया जाएगा, फिर आग्रहण होगा, फिर प्रतिक्रिया होगा, संयोजित किया जाएगा और अंत में लास्ट स्टेज क्या है, इसका निरूपण। और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, इसमें कौन कौन आता है, सबसे पहला हस्त कौशल या कार्य साधन, दूसरा प्रतिरूपता, तीसरा अस्पष्ट अभिव्यक्ति होना चाहिए, चौथा परिशुद्धता और पांचवा होगा प्रकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन। इससे क्या होगा, समझ जाएंगे कि बच्चा पूरा सीख गया। और वहीं गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण किया गया है शिक्षण का। तो देखिए यहाँ पर कि उद्देश्य का वर्गीकरण, तो पहला होगा ज्ञानात्मक रणनीति, दूसरा का बौद्धिक कौशल होगा, तीसरा मनोदृष्टि, यानी ऐसा नहीं कि कोई बच्चा रट लिया है, उसे इस्तेमाल भी करना उसको आना चाहिए, चौथा मौखिक सूचना यानी उसको याद भी होना चाहिए, और पांचवा में क्या होगा कि संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता कितना उसका बना। ये सब क्या है, तो शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण, तो इन्हें में देख लेते हैं हम डिटेल से।
तो ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में कब, तो 1956 में बांटा था, जिसे अंग्रेजी भाषा में 3H भी कहा जाता है। 3H मतलब क्या, इसमें 3 लेटर और एच से शुरू होगा। पहला हेड, यानी यह ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, तो ज्ञान कहाँ, तो मस्तिष्क में होगा, हेड। दूसरा H बराबर हार्ट, यानी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। और तीसरा क्या है, हैंड, यानी हाथ से काम कैसे करेंगे, तो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, यानी हेड, हार्ट एंड हैंड। और इसका विस्तृत वर्णन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, यानी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र मतलब क्या, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्लियर है। तो देखिए, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संदर्भित है। इसे 6 मुख्य स्तर पर विभाजित किया जाता है। किसे, तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। इसमें सबसे पहला है ज्ञान, यानी व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है बोध, यानी कॉम्प्रिहेंशन, उसको पता, उसको दिमाग तो कुछ खर्चा होना चाहिए ना। और तीसरा है उपयोग, यानी एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल करने भी उसको आना चाहिए। चौथा विश्लेषण, यानी एनालिसिस, उसको तर्क वितर्क भी तो कर सके, उसको कसौटी पर उसको कसे। और पांचवा है संश्लेषण, यानी सिंथेसिस। और छठा होगा मूल्यांकन, यानी अंततः उसको इवोल्यूएशन यानी मूल्यांकन करने आना चाहिए। तो देखिए, ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण करने से, रखने से है। ज्ञान मतलब क्या, नॉलेज, यानी जीके का टेस्ट होता है ना, जनरल नॉलेज। वही बात है कि ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण, यानी कि उसका दिमाग कितना किसी चीज़ को याद कर सकता है। दूसरा होता है बोध। बोध मतलब क्या, कंप्रेशन, मतलब यह स्तर बोध अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। और तीसरा है उपयोग, एप्लीकेशन, यह स्तर अमूर्त ज्ञान यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। और चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस, यानी विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचनाओं घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके। और पांचवा है संश्लेषण, यानी सिंथेसिस, यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है और इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। यानी जो विश्लेषण है, एनालिसिस, इसमें क्या होगा कि विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना घटकों को हम लोग विभाजित करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि यह सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है और यह दोनों को जोड़ने वाला या ट्रांजिशन क्षेत्र है। लेकिन विश्लेषण का अपोजिट संश्लेषण है। इसमें क्या होगा, यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। यानी कि इसमें हम लोग बांट दिए क्या विश्लेषण में, कि ये कोई पदार्थ है जिसका ये सॉफ्टवेयर भाग हो गया और ये हार्डवेयर है। और संश्लेषण में क्या करेंगे कि यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर, यानी कि जो ट्रांजिशन जेन क्षेत्र है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना गया है। जहाँ विश्लेषण सबको अलग अलग विभाजित करता है, वहीं यह उसको जोड़ने का बात करता है। और मूल्यांकन, ये तो हर कोई समझ जाएगा कि इवेल्युएशन मतलब क्या, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में किया गया निर्णय है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग मिलेंगे अगली बार। तो अगली बार पढ़ेंगे हम लोग भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र से शुरू करेंगे। तो आज देख लेते हैं हम लोग शुरू से कि आज हम लोग क्या पढ़े थे। क्लियर है। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू किए थे यह शिक्षण अभिवृत्ति, यानी कि टीचिंग इंस्टीट्यूट का जो विभाग यूनिट 1 है, यह पेपर 1 का, उसका जो यूनिट 1 में पहला भाग क्या है, शिक्षण में क्या देखे थे आज हम लोग, अवधारणाएं, उद्देश्य। तो अवधारणाएं में क्या देखे हम लोग, अवधारणाएं में वही देखें कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में। बहुत सारे जो महान विद्वान हैं इन्होंने क्या कहा, रियांस ने, गेज ने, ब्यू स्मिथ ने, इन लोगों ने क्या कहा। फिर उसके बाद में देखें शिक्षण की प्रक्रिया, प्रकृति और प्रक्रिया। तो यह किस तरह की प्रक्रिया होगी, तो शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, नेचर, तो 7 तरह की नेचर होती है। और उस जो शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक जो प्रक्रिया है वह 6 तरह की होती है। और उसी तरह से आज हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू किए थे शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य 2 विद्वानों ने बांटा है, कौन कौन, पहला ब्लूम ने और दूसरा गैगने तथा ब्रिक्स के द्वारा। तो ब्लूम महोदय ने जो बांटा था वह ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोवैज्ञानिक ज्ञान क्षेत्र, यानी HHH था इनका, हेड, हार्ट एंड हैंड वाला था। उसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे आज ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में क्या पढ़े हम लोग कि उसमें ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को भी 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन, ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण और संश्लेषण तथा मूल्यांकन, यानी 6 भागों में। कल हम लोग मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे,
भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन। क्लियर है? तो तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।